बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये हदीस पे बात हमने इससे चलाई थी कि ये जो हमारा मकसद है कि हम सारी चीज़ें मैनेज करें और रखें और चलाएं सब चीज़ें, इसका ये कोई सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट इस दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुस्तकिल सुन्नत है कि वो अपने तमाम कामों को एक प्री प्लान और बाकायदा एक इंतज़ाम होता था, एक मैनेजमेंट होती थी, उसके हिसाब से चला। तो इस हदीस की हमारे समझ लें कि इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद ये हदीस है, ठीक है। हमारे लिए हमने बात की हुई थी, इसमें पूरी तफसील है, आप सबको पता है इसकी क्या डिटेल है। तो और अगर कोई जैसे ऑनलाइन अगर कोई है या वैसे, तो ये वीडियोस के लिंक्स अवेलेबल है, इंशाल्लाह सब मिल जाएगी। डिटेल पे हमने बात की थी, ये हमारा चल रहा था, याद है आपको क्वाड्रेंट्स। ये क्वाड्रेंट्स में हमने बात की थी, विजन्स और अर्जेंट की डेफिनेशन आ गई थी। जो लिंक है वो क्या है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, Q1 Q2 Q3 में से सबसे पहले हमने इसको मैनेज करने का सबसे तरीका पहला वाला Q4 को क्या करने का, Q4 को इमीडिएटली ड्रॉप कर दें। जब Q4 हटता है तो क्या होगा, Q2 के लिए टाइम बच जाएगा, बढ़ जाएगा। जब Q2 के लिए टाइम बन जाएगा आपके पास, तो क्या होगा, आपकी एक्टिविटी जो है वो Q2 में ज़्यादा होने लगेगी, काम आपके ज़्यादा Q2 में होंगे, तो वो Q1 नहीं बनेंगे। शोएब आपको ये क्वाड्रेंट्स का वो याद है? अच्छा, ये जरा सा बता देता हूँ आपको जल्दी से क्विकली। Q1 का मतलब होता है इंपॉर्टेंट भी है काम और अर्जेंट भी है। काम की चार तरीके ही हो सकते हैं, यानी काम चार तरह ही से हमारे पास आ सकता है, यानी कि इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा, अर्जेंट होगा या बाद में करने का होगा, अर्जेंट नहीं होगा। तो या तो हर कोई काम इंपॉर्टेंट भी होगा, अर्जेंट भी होगा, उसको हमने क्वाड्रेंट 1 में रखा है। कोई इंपॉर्टेंट होगा लेकिन अर्जेंट नहीं होगा, भी नहीं करना, बाद में करना है इंपॉर्टेंट, उसको 2 में रखा है। फिर 3 में ये बनेगा कि भाई अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, और Q4 ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है। और हमने सबकी मिसालें भी दी थी, और हमने ये भी कहा था कि हम बाज़ औक़ात Q4 जो अर्जेंट भी नहीं होता, इंपॉर्टेंट भी होता, हम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल फिल्म्स देखना, गेम्स खेलना, ना इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट का मतलब है कि जो हमें हमारे मकसद से करीब करे, अर्जेंट का मतलब है जो अभी नहीं किया तो बाद में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट अर्जेंट का मतलब है जमात की नमाज़ खड़ी हुई है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी अर्जेंट भी है, क्योंकि बाद में जमात तो नहीं मिलेगी आपको, मुश्किल है। Q2 की जो एग्जाम्पल है उसमें ये है कि नमाज है, नमाज का आपके पास टाइम है बहुत सारा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, अभी अर्जेंट नहीं, आप बाद में पढ़ सकते हैं। असर की नमाज अभी अर्जेंट नहीं है, ये ज़ोहर की नमाज अभी चलें, अभी तो बहुत कम टाइम बचा है, अर्जेंट में आ जाएगी। लेकिन असर की नमाज अगर 4:30 बजे वक्त दाखिल हो रहा है तो 4:30 बजे में इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, पढ़नी तो है लेकिन आपके पास टाइम है, आप उसको 5:30 तक या जब तक मगरिब का वक्त नहीं होता पढ़ सकते हैं। Q3 का मतलब है कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट अचानक कुछ आ गया। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई आदमी गुजर गया, या गाड़ी में जा रहे हैं तो सामने से कोई गाड़ी आ रही है, अपोजिट रोड से आई और यूँ गुजर गई फ़ौरन से, उस खास गाड़ी को देखना इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है, क्योंकि अगर वो निकल गया तो वो फिर ज़िंदगी में आप कभी दोबारा नहीं देख सकते उस गाड़ी को। मतलब बहुत रेयर है कि वो फिर कभी तुक्के में आ गए तो आ गए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं देख सकते। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसके बाद फिर हमने जो अब हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जब हम Q2 को हमें वो करना होता है, हमने एक रूल पढ़ा था कि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो अपना काम किस में करते हैं, बताएं, Q2 में करते हैं। उनकी ज़िंदगी Q2 में गुजरती है ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत कम Q1 में वो आते हैं, और Q3 को ऐसा मैनेज करते हैं कि वो बहुत ही कम आना पड़ता है, और कभी बहुत से तो ऐसे होते हैं कि उसको Q3 बिल्कुल ही नहीं आना पड़ता, उनको बड़े अच्छे से अपने लाइफ को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। लेकिन चले, Q2 इज़ द मेन पार्ट, और Q4 तो होता ही नहीं है सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगी में, और होना भी नहीं चाहिए। Q2 का जब टाइम आपके पास बढ़ जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि आपके पास Q2 के लिए टाइम ज़्यादा हो गया तो आपके पास Q1 बनने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे, ठीक है। आप उसको आराम से अपने कामों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने ड्यूटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकेंगे, तो Q1 आपके पास कम हो जाएगा। अच्छा, जब Q1 कम होगा तो हैं तो वही 24 घंटे ना, तो वो कहीं तो जाएंगे ना, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि आपके 24 घंटे 20 हो गए, 24 है, तो अब Q2 का टाइम और बढ़ जाएगा। अच्छा, चूँकि आप माशाल्लाह समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, चीज़ों को भी समझते हैं, और माशाल्लाह से आप ये सेशन अटेंड भी कर रहे हैं और आपको फ़ायदा भी हो रहा है, जिनको हो रहा है, और किसी को नहीं हो रहा तो वो मुझे बताया करेंगे भाई इसमें यूँ कर लें, या ये बात समझ नहीं है तो पूछ लें। तो आप क्या करेंगे, Q3 को मैनेज करना भी सीख लेंगे, या सीख चुके होंगे। तो Q3 को आपने और छोटा कर दिया। अब क्या हो रहा है, पहले क्या था, Q2 छोटी सी जगह में था, बराबर 25% था, अब ये तकरीबन 80% है। तो ये कोई सक्सेसफुल पीपल में शामिल होना या इंसान का कामयाब होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इजीली जो है वो अपने आप को कामयाबी की राह पर चला सकते हैं, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। Q4 छोड़ना था ना, असल पहला स्टेप मुश्किल होता है, Q4 नहीं छोड़ा जाता, ठीक है। ये बात अपने जहनों में बहुत अच्छे तरीके से बिठा लें कि Q4 करना ही नहीं है, बार बार बोलते रहें, चलते फिरते उठते बैठते, और जब भी कोई काम करें तो सोचें कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। Q4 में आ रहा है ना, तो बगैर कुछ सोचे समझे भाई ये नहीं करना भाई मुझे, कोई नाराज़ होता है नाराज़ हो, कुछ किसी को बुरा लगता है बुरा लगे,
किसी को अच्छा लगता अच्छा लगे, मुझे भाई अल्लाह को जवाब देना है, मुझे अपनी ज़िंदगी संभालनी है, और जो फैमिली वाले हैं उनको अपनी फैमिली भी देखनी होती है। अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो आपसे जो एसोसिएटेड पीपल हैं, जितने लोग हैं, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, तो अगर आप कामयाब होंगे तो कौन कामयाब होगा? सबके सब कामयाब आपके साथ जुड़े हुए ना, वो भी आगे अच्छी तरक्की की राह पे चलेंगे। और अगर आप नाकाम हो गए तो क्या ऐसा होता है कि एक बंदा बीमार हो जाए और उसके अम्मा पापा बोले भाई तू ये बीमार है, बेड पे पड़ा, हम तो अपने काम करें, उनकी भी लाइफ डिस्टर्ब होती है ना। अगर आपके पेरेंट्स भी जॉब करते हैं तो उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, उनको भी सफ़र करना पड़ता है। आप बीमार हो गए या आपकी कोई गलती हो गई, आपने कोई बचकाना हरकत कर दी, कोई गाड़ी मार दी, कोई भी ऐसी हरकत जो अच्छी नहीं थी, तो उसे पूरी आपसे जितने भी लोग आपके घर में रहते हैं ना, सबके सब मुतासिर होंगे। और बरोज़ महशर, बरोज़ क़यामत आपको सबका अपने जवाब तो देना, उनका भी देना होगा। वहाँ तो कोई माँ बाप नहीं चलते ना, क़यामत के दिन तो ऐसा नहीं होता ना कि मई माँ बाप जो है वो सिफारिश कर देंगे। कुरान में आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही, भाई भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबीही, माँ बाप भागेंगे, व साहिबतिही व बनीही, बीवी बच्चे भागेंगे। ठीक है, ये तो कुरान करीम की आयत है। तो वहाँ तो ये नहीं होगा। यहाँ तो फिर भी आप ही कोई सिफारिश कर देंगे, यार चलो कोई बात नहीं, मेरा बेटा गलती हो गई, तो मसला नहीं, वहाँ तो हो ही नहीं सकता। खैर, तो कहने का मकसद है ये कोई छोटी गलती नहीं है Q4 एक्टिविटीज़ में रहना। ये छोटी एक्टिविटी है, छोटी गलती नहीं है, बड़ी गलती है, क्योंकि आपके साथ साथ आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं। सही है, तो Q4 एक्टिविटी को छोड़ दें। और शुरू में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, शुरू में आपका कॉन्सेप्ट बनने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली वो आगे हम पढ़ेंगे कि ये होता कैसे है। एक बात शुरू में ऐसी नहीं हो रही थी, अचानक आदत बनती कैसे है, आगे आज ही सेशन में इंशाल्लाह बात होगी। तो इससे क्या होगा, आपका फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा, ये आप लोग खुद समझदार हैं, समझेंगे। जब आप उससे आगे निकलेंगे और आप Q4 एक्टिविटीज़ को छोड़ देंगे तो आपकी अपनी ज़िंदगी कामयाबी की तरफ चल पड़ेगी। जब आपकी ज़िंदगी कामयाबी की तरफ चलेगी तो आपके साथ लोग भी, जुड़े हुए लोग भी तरक्की करते जाएंगे, और उन सब का सवाब किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, उनको भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा, और उनके अजर में से कोई कमी नहीं होगी। तो कहाँ ये 25% था और हम ये परेशान हो रहे थे कि यार Q2 एक्टिविटी में लोग सक्सेसफुल जिंदगी गुजारते हैं, तो बचे 75 से सिर्फ 25 पर स्टक होंगे क्या? इट मीन्स के अगर 24 घंटे हैं तो क्या हम सिर्फ 6 घंटे में हम कामयाबी हासिल कर लेंगे क्या? मुश्किल है। लेकिन जब हम देखते हैं Q4 गिरा, वो 6 घंटे 12 घंटे हो गए। जब 12 घंटे हो गए ऑटोमेटिकली Q1 कम हो जाएगा, और जब वो कम हो जाएगा फिर आहिस्ते आहिस्ते Q3 तो आता रहेगा, आप उसको कम करते रहेंगे। हमने उसका एक फिल्टर भी पढ़ा था, अब वो आकिब साहब ने अपने ऑफिस के सामने क्या लगाया बता, बड़ा अच्छा सा वो कोट है, बड़ा बहुत, यानी कि वो एक छोटी सी एग्जांपल है। मेरे ऑफिस में एंटर होने से पहले वो बंदा पढ़ लेगा, पढ़ के 80% लोग तो उसी से फिल्टर हो जाएंगे, वो आएंगे ही नहीं डिस्टर्ब करने। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून, सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाया कि जो ईमान वाले लोग हैं ना, उनकी सिफात चली है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून, तीसरी आयत, कि ये लग़्व काम, बेकार और फजूल कामों से क्या करते हैं? मुंह मोड़ के गुजर जाते हैं। ये वही है Q4 एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, उसको अगर हम अपनी ज़बान में अपनी इस सेशन के हिसाब से तर्जमानी करें तो क्या होगी? Q4 एक्टिविटीज़ को छोड़ देते हैं भाई। वो क्या होता है? ये बेहुदा, बेकार, फजूल, बेफायदा बात, ये बेफायदा काम Q4। ये एक शेर था, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि हमने ऐसे उजाड़ दी जैसे जिंदगी बाप की कमाई हो, है ना। Q4 एक्टिविटीज में लग लग के नेटफ्लिक्स है, फेसबुक में विदाउट एनी पर्पस स्क्रॉलिंग है, यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग है। चल भाई यूट्यूब पे तो चल रहा है, वो तो खत्म है, एंडलेस चीज है ना वो तो। हमने ऐसे उजाड़ दी जैसे जिंदगी बाप की कमाई हो। ये इकबाल का शेर है। ये एक सजदा, सुना होगा आप लोगों ने शेर, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, जिसे तू मुश्किल समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। जो एक सजदा तू अल्लाह के सामने करता है ना, ये तुझे मौत आ रही होती है सजदा करने में, लेकिन तू यहां झुकता है ना तो अल्लाह ताला सारी मखलूक से तुझे झुकने से बचा लेते हैं। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, जिसे तू मुश्किल समझ रहा है ना, ये 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। इसको हम अगर यहाँ ट्रांसलेट करें अपने हिसाब से, इकबाल से माजरत के साथ, तो ये होगा, ये एक Q2 जिसे तू गिरा समझता है 1000 Q1 से देता है आदमी को निजात। Q2 नहीं करते क्यों? अबे टाइम है भाई, क्या हो गया, परसों देनी है भाई, परसों, अभी नहीं करेंगे। कब करेंगे? जब परसों 2 बजे देनी है ना, तो 12 बजे शुरू करेंगे, क्योंकि 2 घंटे का 2 घंटे में हो जाएगा। अब उस वक्त कोई अर्जेंसी आ गई, कोई इमीडिएट कोई मसला आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो क्या होगा? सॉरी यार गलती हो गई यार। ये सॉरी ठीक है, आपने माजरत तो कर ली, लेकिन ये आपकी अपनी गलती की वजह से आपको यहाँ शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि आपको इमीडिएटली यार अचानक से जो है ना मेरा टायर पंचर हो गया इसलिए मैं लेट हो गया।
आपको 2 दिन पहले दिया था भाई काम, और टायर पंचर हो गया तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बफर का, तो आप बफर रख के क्यों नहीं निकले भाई? 10 मिनट रख के निकलते तो आप टाइम पे पहुंच भी जाते हैं। टायर पंचर हो गया, 7-8 मिनट 10 मिनट लगते हैं, चलो ये 1-2 मिनट शायद लेट हो जाते हैं आप बफर रखें थोड़ा, ठीक है। बफर का याद है ना कॉन्सेप्ट? बफर का मतलब है कि हमने जितना टाइम है टोटल एस्टिमेशन के बाद हम थोड़ा सा उससे 10 मिनट या 12 मिनट 15 मिनट और जल्दी निकले। ये तो एक मिसाल दे रहा हूँ। तो हम Q2 को क्या कहते रहते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन। ये हमारी बड़ी ही बहुत बुरी आदत है, टालना, चीज़ों को टालते रहना। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरे अंदर से भी आदत खत्म करे और आप सबके अंदर से भी आदत अगर है किसी में तो खत्म करे। बहुत खतरनाक आदत है, हमारी नाकामी की बहुत बड़ी वजह ये टालना है चीज़ों को। ये अगर हम छोड़ देना इस आदत को, भाई आपको डेडलाइन आपको भले 10 दिन के बाद है यार, आप अभी उसको अगर आप फ्री हैं, या फ्री से मतलब अगर अभी आप कर सकते हो काम तो कर लें। हाँ, कोई और Q1 आया हुआ है कि बिल्कुल ही अर्जेंट कोई काम आया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है, तो ठीक है आप उसको निपटा लेंगे, उसके बाद फिर इस पे आ जाए। हम क्या करते हैं उसको यार टालते रहते हैं उसको, बिल्कुल एंड टाइम पे करेंगे, कल देनी है तो आज शुरू करेंगे या कल ही शुरू करेंगे, तो उससे हमें खुद बाद में फिर भुगतना पड़ता है। अच्छा, इससे कोई मुझे इसको एक्सप्लेन करेगा कि 1000 Q1 से कैसे निजात देता है आदमी को? मेरा सवाल ये है कि ये जो लिखा हुआ है ना 1000, एक Q2 है, ये 1000 कैसे बन रहा है? एक तो ये होता है कि आपके पास उसी डेडलाइन में मुख्तलिफ काम आ सकते हैं या उससे थोड़ा सा करीब करीब आ सकते हैं, तो क्या होगा, वो एक साथ बहुत सारे काम जमा होते जाएंगे। जो एक Q2 था जिसको आप पोस्टपोन करे जा रहे थे, उसकी वजह से दूसरे भी काम मुतासिर होंगे, सिर्फ वो थोड़ी मुतासिर नहीं होगा ना। जब आप इसको करने बैठेंगे उसी वक्त दूसरा भी आ सकता है जो उस वक्त 5 मिनट में हो सकता है, बट चूंकि अभी आप ये कर रहे हैं और उसको देने में भी सिर्फ 7-8 मिनट ही बाकी है, तो अगर आपने उसको शुरू किया तो ये गया, और ये आप कर ही रहे हैं तो करना ही है, तो फिर वो गया, और ये भी शायद पूरा ना हो। तो क्या होता है, इस तरह 1 से 2, 2 से 4 होते रहते हैं। एक तो ये है, एक और है, कोई थोड़ा सा सोचेगा होता क्या है। मैं आपको इंतहाई आसान और यानी पर्सनल प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम सबके साथ हो रही होती है अमूमन, उसकी मिसाल दे देता हूँ। आप सबके पास कोई ना कोई व्हीकल होगा, गाड़ी या बाइक। अब हम लेते हैं Q2 को फॉर एग्जांपल, आपको अपनी बाइक में या गाड़ी की ट्यूनिंग करानी है, कोई और गाड़ी के अंदर कोई मेंटेनेंस का कोई भी काम है जो करवाना है, Q2 है, इंपॉर्टेंट है, नहीं करवाएंगे गाड़ी भी खराब होगी, नहीं करवाया, हाँ यार अभी तो टाइम है यार, बाकी है, बस चलेगी यार, चलेगी, खींचेगी गाड़ी, मसला नहीं है, खींचो। क्या ये मुमकिन है कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो और एंड उसी वक्त आपकी गाड़ी बंद हो जाए? अब वो एक जो Q2 था, मेंटेनेंस का कोई एक काम था, मे बी कोई प्लग चेंज करना हो, मे बी कोई ऑयल चेंज करना हो, मे बी ट्यूनिंग करनी हो, टायर चेक कराने हो, हवा चेक करानी हो, प्रेशर चेक कराना है, कुछ भी करना है, स्पेयर व्हील रखा हुआ है उसको आपने बनाना है, गाड़ी तो चल रही है, Q1 तो नहीं है, Q2 है, वो बनाना है, पंचर हुआ था, चलो बना लेंगे। अकेले में तो इंसान कुछ कर लेगा, फैमिली में के साथ वो टायर पंचर हो गया, स्पेयर व्हील बनावा नहीं है, अब क्या होगा? अब एक नहीं, एक Q2 Q1 नहीं बना है, वो तो एक बन गया है, वो तो उसने तो होना था, वो हो गया। अब क्या हो रहा है, आपको अपनी फैमिली को भी देखना है, एक Q1। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से गाड़ी साइड पे रोकेंगे, फैमिली के साथ किसी भी जगह अचानक गाड़ी रुक जाए, तो ये वैसे ही एक खतरनाक Q1 है, एक Q1। दूसरा Q1, अगर गाड़ी बीच रोड पर खराब हो गई है तो फिर तो बहुत बड़ा खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो सकता है, खुदा ना खास्ता ब्रेक फेल हो गया फॉर एग्जांपल, ऑयल खत्म हो गया ब्रेक का। तो मतलब ये कि ये समझ में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि Q1 बहुत सारे वहां मौजूद होते हैं, लेकिन हमारे Q2 पे अमल करने की वजह से वो Q1 हम तक आ नहीं पाते। हमारी गाड़ी फुल सही चल रही है, ऑयल भी है, सब कुछ सेट है, स्पेयर व्हील भी, सब कुछ तमाम चीजें सही चल रही है, तो अब वो गाड़ी खराब ही नहीं हो रही, तो Q1 आ ही नहीं रहा। लेकिन एक Q2 आपने लेट कर दिया ना, एक स्पेयर व्हील पे हवा ही नहीं भरी, चलो, और हो गया पंचर, या आपका ऑयल भरने का टाइम था, वो आपने थोड़ा सा उसको खींच दिया, अब क्या होगा, गाड़ी बंद हुई ना, तो इंजन सीज हो गया, कुछ भी हो गया, इंजन सीज हो गया तो फिर तो गए 1500, 2000 या 2500 का ऑयल था, वो अब जाएगा खर्चा अच्छा खासा 10-15 हज़ार में। जब वो लॉस होगा तो फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, आपकी बजटिंग तो आउट हो ही जाएगी। इंजन सीज को तो आपने प्लान नहीं किया था ना भाई बजटिंग में, वो आ गया। अच्छा, अब इंजन सीज होता है तो सिर्फ इंजन सीज के साथ साथ और 10 चीजें निकलती हैं, खर्चे पे खर्चा बढ़ता जाएगा, ये सारे Q1 है। तो वो आराम से Q2 जो एक सुकून से हल हो सकता था, उसको डिले करने की वजह से क्या होगा, वो एक से ज्यादा Q1 में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आ गई ये बात? तो इसकी सिवियरिटी समझ में आ रही है कि Q1 को छोड़ देने का नुकसान बाज़ औक़ात कितना ज्यादा खतरनाक होता है। इस Q2 को Q2 में खत्म कर दें, और ये तब होगा Q4 को ड्रॉप कर देना। समझ आ गया? Q2 ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल दो। क्यों? बताते हैं ना आपको, आप लास्ट सेशन में थे तो मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था कि आप किस तरीके से Q2 को अपने भाई फॉर एग्जांपल आपने Q4 डिलीट कर दिया, टाइम बच गया, Q1
भी कम हो गया, टाइम बढ़ गया। Q3 को भी मैनेज कर लिया, टाइम बढ़ गया। आगे बाद 24 घंटे में से 6 घंटे मैनेज कर लिए जाए, 2-4 घंटे मैनेज कर लिए, 20 घंटे बचे। 20 घंटे में क्या करें भाई, इतना तो काम ही नहीं है। मैंने बताया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, और मैंने कहा था हम यहाँ पे शुरू भी करेंगे टेक वर्ड्स में, किसी को तो याद हो। हाँ, बुक रीडिंग। शौक की ज़रूरत ही नहीं है, शौक ना हो। आप इसको इंपॉर्टेंट समझेंगे तो आपको वॉशरूम जाने का शौक है? नहीं, सीरियस क्वेश्चन है शौक इंपॉर्टेंट है ना, जाते हो ना। मुझे शौक ही नहीं, मैं नहीं जा रहा आज तो मैं जाऊँगा नहीं वॉशरूम भाई, आज नहीं, पूरा महीना नहीं जाऊँगा, बल्कि ज़िंदगी में नहीं जाऊँगा, मुझे शौक ही नहीं है। फिर बेटा हॉस्पिटल में जाओगे आप, वॉशरूम नहीं जाओगे तो किसी वार्ड रूम में बैठे होगे या लेटे होगे, ठीक है। तो हर वो चीज़ जो शौकिया ना हो उसको छोड़ना जरूरी नहीं होता। बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है हमारी ज़िंदगी में। बहुत से लोगों को हो सकता है जॉब पसंद ना हो, जो भी जॉब वो कर रहे हैं, मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा, जो भी जॉब वो कर रहे हैं उनको पसंद ना हो, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनको अगर नई जॉब पे जाएंगे तो कमाएंगे कहाँ से, खाएंगे कहाँ से। तो हर चीज शौक थोड़ी होता है। आप जब तक इसको नहीं समझेंगे ना कि बुक रीडिंग जरूरी है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते दुनिया में। चाहे वो दुनियावी आदमी हो, गैर मुस्लिम हो, चाहे वो दीनी कोई रुझान रखने वाला अल्लाह का नेक बंदा हो, इल्म के बगैर कभी कोई बंदा आगे नहीं गया। जिस मजहब वालों का, जिस कौम का पहला सबक इकरा से शुरू होता है, पढ़ो, पहली वही क्या थी, उसी कौम ने पढ़ना छोड़ दिया और फिर कहते हैं कि हम पे सवाल आ गया है। हम फिर कहते हैं यार हम डूबे हुए, वो वहां उनके पास ये रिसोर्सेज है। भाई ये रिसोर्सेज मुसलमानों के पास थी पहले, वो हमसे ले गए, हमारी विजडम की चीजें थी, ले गए। चाहे वो अल-बैरूनी से लिया हो, या इब्न हज़म से लिया हो, या इब्न खुल्दून से लिया हो, या इब्न रुश्द से लिया हो, किसी से भी लिया हो, गज़ाली से लिया हो, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह पर PhDs होती है। पता है आपको हम में से कितने हैं जिन्होंने इमाम गज़ाली की कोई एक किताब भी पढ़ी हो? इमाम गज़ाली को छोटी चीज नहीं है, वेस्ट इस पे PhD कर रहा है भाई। वेस्ट हर छोटी मोटी चीज पे PhD नहीं करता। ये ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ये सब यूनिवर्सिटी जैसी किसी छोटी सी चीज उठा के PhD नहीं कर लेते, बस हमें थीसिस जमा कराना है। वहां बाकायदा PhD होता है, यहाँ की तरह नहीं होता। ये मानते हैं ना आप? तो वो क्या पागल है सारे के सारे इमाम गज़ाली पे PhD कर रहे हैं? वो इमाम गज़ाली पे PhD करके कहाँ चले गए? अच्छा, सिर्फ इमाम गज़ाली की बात नहीं कर रहा, ये बहुत सारों पे उन्होंने काम किया है। इमाम गज़ाली हैं, इमाम राज़ी हैं, शाह वलीउल्लाह हैं। शाह वलीउल्लाह तो अभी के हैं ना, चलो तो पुराने भी नहीं है। शाह वलीउल्लाह तो 200-250-300 साल ही हुए होंगे, 1100 या 1000 कुछ कितने शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस ज़ैनी। तो कहने का मकसद है कि ये तो वो करके चले गए। हमारे पास जो विजडम था, उन्होंने ये तो नहीं बोला नहीं ये तो गैरों का, ये तो मुसलमानों का, ये तो हमारे दुश्मनों का है, इनको तो हमें मारना है, इनके इल्म से हम कैसे फायदा उठाएं। तो हमने भाई अरबी में इब्न हज़म की लिखी हुई अगर किताब है तो उन्होंने उठा के उसको ट्रांसलेट कर लिया। हम तो हमारे यहाँ बहुत जहनों में पोनी मिसकंसेप्शन चल रहा होता है कि भाई जो कि अंग्रेज है ना वो दुश्मन है। हाँ भाई हैं, कुरान ने कहा है वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। वलन तर्ज़ान कल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। हरगिज़ तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते जब तक कि तुम उनकी पैरवी ना करो। ये कुरान का ऐलान है, इस पे कोई शुबा ही नहीं हो सकता। लेकिन ये कहीं कुरान में या हदीस में है कि चूंकि वो तुम्हारे दुश्मन है तो उनकी चीजों से फायदा नहीं उठाओ? कहीं भी नहीं है। सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि तुम जाओ इब्रानी जबान सीख कर आओ, क्योंकि जो ट्रांसलेटर था ना, जो लेकर आता था खत, वो क्या करता था, अपने हिसाब से तर्जुमा करके बताता था। सही करता होगा, बदगुमानी नहीं कर रहे, लेकिन अबू हसन की ख्वाहिश क्या थी कि मेरा काबिल एतमाद बंदा मुझे ये इसको पढ़कर सुनाए। और लॉजिकल, मतलब कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल अकल में आने वाली बात है। ऑब्वियस आपके घर में कोई ऐसा सीन होता है तो आप अपने बंदे से पढ़वाओगे ना। आप अलैहिस्सलाम ने भी वही किया और बिल्कुल सही किया। और हम कौन होते हैं सही गलत करने वाले? जो उन्होंने किया वही सही होता है भाई। वो क्यों भेज रहे हैं उनको और 17 दिन में वो सहाबी या 16 दिन में पूरी जबान सीख कर आ गए? उनके जहन में तो ये खन्नास शैतान नहीं डाला, ये पोनी नहीं आई कि भाई ये तो गैरों की जबान है और ये तो हम कैसे सीखें। वो गए, उन्होंने सीख लिया, सीख कर आ गए। तो ये हम जहनों से निकाल दें, चाहे वो वेस्ट की किताबें हों, चाहे वो हमारी किताबें हों, जहाँ इल्म मिले। एक हदीस का मफहूम है, अल्फाज गालिबन इस तरह हैं, अल हिकमतु वालतुल मुमिन। हिकमत यानी विजडम मोमिन की क्या है? गुमशुदा पूंजी है, जहां से उसको मिलती है ना वो उसको ले लेता है। तो आप लें, आप पढ़ें। तो ये आपके सवाल का जवाब है। एक तो ये जवाब है। दूसरा जवाब ये कि आपको जब पता है कि वो गैदरिंग Q4 है तो आप उस गैदरिंग में गए क्यों है? आपने तो ड्रॉप करना है ना Q4। यानी आपको पता है कि वो गैदरिंग Q4 है भाई, ना उसका कोई फायदा है और कोई इतनी अर्जेंट भी नहीं है कि आज हो जाएगी तो फिर कभी नहीं हो सकती, छोड़ दें आप। अब आप गए हैं तो वो स्टेप जो आपने कदम उठाया है ना वही गलत है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अपने जहन में बिठा लें क्वाड्रेंट्स का फॉर्मूला। हर काम करने से पहले सोचें कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। 4 में आ रहा है, इमीडिएटली ड्रॉप इट। 3 में आ रहा है, हैंडल कर सकते हैं उसको, हैंडल करें, हटा दें। नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ जितना कर सकते हैं उतना करें, बाकी अल्लाह से माफी मांगे। Q2 है, अगर कोई Q1 नहीं है तो Q2 है तो उस पर अमल जितनी जल्दी हो कर शुरू कर सकते हैं कर लें। Q1 बनने से पहले कर लें। बस ये काम अगर आपने कर लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से दुनिया में भी और आखिरत में रोक नहीं सकती। दुनियावी कामयाबी भी और आखिरत की कामयाबी भी आपके पास आने के लिए खुद तड़पेगी। आपके सवाल का जवाब हो गया? आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर? फिर भी कोई मसला था पूछ लिया बात में, ठीक है। तो ये थी ये बात कि अगर हम Q2 को पोस्टपोन करते हैं तो वो एक नहीं रहता, अक्सर औकात वो मल्टीपल हो जाता है और फिर बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। हम लोग इस मुश्किलात की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। विजन, ये सारे क्वाड्रेंट्स वाले काम कौन करेगा जिसका कोई मकसद हो, चाहे छोटा मकसद हो,
कि भाई मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर लूँ, अपनी फैमिली को पाल लूँ, चाहे ये इतना मकसद हो, चाहे बहुत बड़ा मकसद हो कि मैं यार पूरे मुल्क की खिदमत करूँ, बल्कि पूरी दुनिया की, पूरे सारे आलम में इंसानियत की खिदमत करूँ, सारे आलम में अल्लाह का नाम बुलंद करूँ, सारे आलम की नियत करके घर से निकलूँ, तो भी ठीक है। लेकिन कोई तो मकसद, उसका विजन बड़ा है, लॉन्ग टर्म विजन है, बड़ा विजन है, वाइडर विजन है, वो अपने हिसाब से चलेगा। जिसका छोटा विजन है बस मैं अपनी जात और अपने घर वालों को संभालूं, तो बट विजन तो होगा ना, विजन नहीं होगा तो वो कोई काम ही नहीं करेगा। तो हम में से हर एक का इतना मकसद तो होता ही है कि यार मैं अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ले आऊं, मैं अपने आप को इस काबिल बना लूं कि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से चला सकूं। इतना तो सबका विजन है ना, ये भी एक विजन, एक मकसद ही है ना, या नहीं है? तो विजन होगा तो काम होगा। ये एक जुमला बड़ा अच्छा लगा था मुझे, इफ अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है वो खटखटा नहीं रही, बिल्ड अ डोर, दरवाजा तो बनाओ, खटखटाएगी कहाँ? मैं उसको थोड़ा सा एक मिसाल से बता देता हूँ। देखिए ये फॉर एग्जाम्पल ये एक 4 दीवारी है, आप यहाँ रहते हैं, ये दीवारें ऊपर तक उठी हुई हैं, ऊपर छत भी है। यहाँ कुछ लोग आए हैं जो सोना तकसीम कर रहे हैं, वो यहाँ सब लोग जो है ना इन सबको तकसीम करके चले जाएंगे ना, क्योंकि उनको पता नहीं है इस दीवार के अंदर कुछ है या नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्कुल बंद है ना कोई दरवाजा है ना कोई खिड़की है। लेकिन जब आपको कोई विजन, यहाँ विजन को डोर से जो तजवीज़ दी है वो ये कि अगर आपका दरवाजा होगा तो कोई खटखटाएगा ना। आप यहाँ दरवाजा बना लें, एक दरवाजा यहाँ बना लें, एक यहाँ बना लें, कि दो खिड़कियाँ बना लें, यानी हमने कुछ लोगों को 4-5 विजन रखें, एक बड़ा कोई गोल रखें, बड़ा विजन रखें, और छोटे मोटे विजन रखें, ताकि कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मुझे एक किताब चाहिए, लास्ट टाइम मैंने किताब की एग्जांपल दी थी, मुझे एक किताब चाहिए, ये मेरा एक छोटा सा एक विजन है, एक गोल है कि ये फला किताब मुझे चाहिए। अच्छा, उस किताब के जो पब्लिशर हैं उन्होंने सेल लगा दी, अचानक लगा दी 13 अक्टूबर को। अब अगर मेरे जहन में वो किताब लेने का मकसद या नियत या विजन है ही नहीं, तो सेल लग भी जाएगी, चली भी जाएगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा, और पता चल भी गया हाँ यार सेल लगी किसी की, तो चलो गुजर जाएगी। लेकिन अगर मेरा विजन है वो किताब लेने का, मेरा मकसद है, मेरी नियत है, तो क्या होगा, मैं तो फौरन चला जाऊंगा ना, मेरी तो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि विजन था। विजन नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी यहाँ लाखों घूम रही होती है, बट विजन ही नहीं होता, मकसद ही नहीं होता, बगैर मकसद के, बगैर नियत की जिंदगी चली जा रही है और गुजर जाती है, तो हम अपॉर्चुनिटीज जानबूझकर जाया कर रहे होते हैं। ये है इस कोटेशन की तशरीह। तो भाई कोई मकसद बनाए, ये इंशाल्लाह बाद में बात होगी। अच्छा, DMRs पे बात हम करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज का हमारा समझ लें कि असल है। DMRs क्या होते हैं? हाउ ब्रेन वर्क्स, हमारा दिमाग काम कैसे करता है। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का है आप लोग को आइडिया, या मैं बता दूं? किसी को अगर नहीं है तो बता दे, तो मैं बता देता हूँ। चले मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि वो है। हमारा दिमाग 2 तरह से काम करता है, एक होता है कॉन्शियस लेवल, एक होता है सबकॉन्शियस लेवल। ठीक है, आप सब लोग यहाँ बैठे हुए मुझे देख रहे हैं, आज चलें एक छोटा सा वो करना, आप लोग अपने हाथ ऐसे उठाएं, सारे सीधा हाथ उठाएं, या कोई भी हाथ उठाएं, बल्कि सीधा हाथ ही उठाएं, ऐसे उठाएं, हाँ उठा लें। ये अब नीचे करें, फिर उठाएं, नीचे करें। ये जो आपने ये अमल किया है, ये इंटेंशनली, कॉन्शियसली, नियत करके, सोच के किया है मेरे बोलने पर, या खुद ही हुआ है? मेरे बोलने पर आपको मैसेज गया तो आपने सोचा कि मैंने क्या बोला, दिमाग ने उसको प्रोसेस किया, उसको समझा, दिमाग ने सिग्नल भेजा, फिर आपने हाथ उठाया, और इस तरह 2 दफा हमने हाथ ऊपर नीचे कर लिया। ये जो काम हम कर रहे होते हैं जिसमें हमें तवज्जो चाहिए होती है, चाहे थोड़ी सी तवज्जो, उसमें कोई तवज्जो की खास जरूरत नहीं थी, बट ये जो काम हम करते हैं ये होता है कॉन्शियस लेवल। ठीक है, इस तरह के जितने काम होते हैं वो सब कॉन्शियस लेवल पे होते हैं। अच्छा, सुबह से आप लोगों में से कौन कौन है जो सांस ले रहा है? सारे ले रहे हैं। कितनी दफा सोच के लिए कि अब भाई आप, हाँ यार बहुत देर हो गई यार, अब सांस ले लो यार, सांस ले लो, हाँ यार सांस लियो भाई, एक्सेल भी कर लो, बाहर भी निकालनी होती है यार, हाँ भाई बाहर निकल गई। ऐसा तो कोई नहीं करता। अगर यही करते ना तो हो गया काम, तो दूसरा काम ही नहीं हो सकेगा। तो ये जो हम सांस ले रहे हैं, या हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, या हमारे हार्ट बीट कर रहा है, और जो खून चल रहा है, सब दिमाग ही कर रहा है ना, अकॉर्डिंग टू साइंस दिमाग ही कर रहा है ना, सिग्नल भेजता है दिमाग, सारी प्रोसेसिंग कर रहा है, तो सारे काम दिमाग कर रहा है, बट आपको नहीं करने पड़ रहे होते। कॉन्शियस लेवल पे काम नहीं होते, सब सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहे होते हैं, और सबकॉन्शियस लेवल पे इतना काम हो रहा होता है, कॉन्शियस लेवल पे इतना होता है, इससे ज्यादा हो भी नहीं सकता, बल्कि ये भी शायद ज्यादा ही है पिक्चर समझाने के लिए, वरना ये भी मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा है। सबकॉन्शियस लेवल पे इतना ज्यादा काम होता है कि वो समझ ले 1% शायद कॉन्शियस पे होता होगा, और सबकॉन्शियस लेवल पे 99% होता है। क्योंकि अभी आप बैठ के अगर सिर्फ 2 मिनट भी सोचेंगे ना कि क्या क्या चीजें, क्या क्या ऑर्गन्स जो हमारे अंदर काम कर रहे हैं, करोड़ों तो सेल्स हैं, उन सब की जो फॉर्मुलेशन है वो भी तो ब्रेन ही कर रहा है। जितने हमारे ऑर्गन्स हैं वो सब ब्रेन उसको चलाता है, दिमाग चलाता है। तो ये सारे काम सबकॉन्शियस लेवल पे चल रहे हैं। अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत, अगर अल्लाह ताला हमारी जिम्मेदारी डाल दे कि भाई तुम्हें लंग्स भी खुद ही, फेफड़े भी खुद ही चलाने, दिल की धड़कन भी खुद ही एडजस्ट करनी है कि 1 मिनट में कितनी करनी है, तो क्या होगा? 5 मिनट जिंदा नहीं रह सकते हम, नहीं चला सकते ना उतनी कांस्टेंट रफ्तार से आप हार्ट बीट को चला सकते हैं? हो ही नहीं सकता। कॉन्शियस लेवल कभी भी इतना कॉन्स्टेंटली नहीं चलता, उसके अंदर वेरिएशंस होती है। मैं लिख रहा हूं, मेरी एक स्पीड है, वो शुरू में कॉन्शियस थी, फिर वो सबकॉन्शियस में चली गई, तो उसकी एक रफ्तार बन गई। अगर आपको कोई नए काम पे काम दिए जाए, आपको मैं बोलूं बॉल ले और उस बॉल को दीवार पे मारे, लेकिन जहां आपने पहली दफा मारा ना, उतनी ही स्पीड से उसी जगह उतने ही सेकंड, उतने ही टाइम पे, या चाहे वो माइक्रो सेकंड हो, आप मारे, तो ये नहीं हो सकता। तुक्के में 1-2 दफा और हो जाएगा,
लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो दिमाग या दिल की जो वर्किंग है सब कॉन्स्टेंटली हो रही होती है। सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है कि उसको कोई मसला नहीं हो रहा होता और सब चीज़ें चल रही हैं, आप थकते भी नहीं है। अब 50 दफ़ा मारे हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा। मुझे याद आता है मेरा बेटा मेरा उस पर बैंड पे चला गया था, तो उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने मुझे वो दिया, वो बलून होता है, जहाँ तक आपको शायद अंदाज पता होगा जिसने भी वो देखा ना, वो बलून होता है उसमें हवा होती है, वो बेटे के अंदर डाला हुआ था और वो उसको ना पंप कर रहा था ऐसे 2 सेकंड के बाद ऐसे पंप कर रहा था खुद, क्योंकि मैं उसके लंग्स काम नहीं कर रहे थे तो वो हवा दे रहा था उससे। मेरी तो जान निकल रही थी क्या कर रहा है, क्योंकि जरा सा उसका हाथ आगे पीछे हुआ या वो चलते चलते मेरे 10 तरह के ख्यालात आ रहे हैं कि खुदा ना खासा वो अगर गिर गया, उसके हाथ से बलून छूट गया तो मेरा तो मेरी तो जान निकल जाएगी। अच्छा मैं ये सोच ही रहा हूँ, बड़ा परेशानी में हूँ, कह रहा है आपने उसको और इतनी देर में आपने उसको पंप करना है 1 2 3 और फिर पंप करें, ऐसा कर रहा है वो। अच्छा जब उसने मुझे दिया ना, मैं पहली घबराया वो। अब जब उसने मुझे ये दिया तो मैं क्या करता बताएं, मैं उसको मना नहीं कर सकता, मना करूंगा तो भी फंसूंगा, और अगर करता हूं तो मुझे तो आता ही नहीं है भाई, काम तुम्हारा है, मैंने गलती कर दी खुदा ना खास्ता तो हो गया मेरा तो काम, और मैं तो वैसे ही पेशेंट का बाप हूं ना, तो मेरी तो वैसी जान निकली हुई है, तो मैं तो वैसे हाथ मेरे वैसे ही कांप रहे। जब उसने दिया तो पता नहीं मैंने बस कैसे लिया, बस ये जल्दी से सोचा कि इस वक्त लेना ही सही है, लिया और उसके बाद जैसे उसने बोला ना करो, तो मैंने वैसे उसने मुझे बताया 1 2 3 पंप, 1 2 3 पंप, तो मैं ऐसा कर रहा था और मेरा हाथ कांप रहे ना, तो मैं उससे पूछा, मैंने कहा आप मुझे चेक कर लें, और मैं कांपते कांपते बोल रहा हूँ, अभी तो नॉर्मल बोल रहा हूँ, मैं कांपते हुए बोल रहा था, मेरे होंठ भी कांप रहे थे, कहता मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, हाँ आप सही कर, मैं कहा फिर देख लें, क्योंकि उन लोग को तो आए दिन काम का काम है ना, हाँ सही कर लेंगे। अब हमारी तो बच्चा है भाई, मेरा तो बेटा है। अच्छा तो थोड़ी देर तक तो मैं करता रहा उसको 1 2 3 पंप 1 2 3 पंप। अब मैंने कहा यार ये मुझे बड़ा ना वो मतलब जान, आप लोग सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं ना, मैं तो भाई हालत बुरी थी मेरी और कोई दूसरी चॉइस भी नहीं है। मैं खड़ा हो गया, कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद मैंने चेक किया कि कितनी देर में उसको करना है ना, इन्हें कैलकुलेट नहीं किया, बस एक अंदाजा, क्योंकि करते करते ना दिमाग थोड़ी देर में उंगलियां उसी पे सेट हो गई थी। उसके बाद मैंने पता क्या शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ठक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ठक, ऐसा दबाया। मैं 1 2 3 नहीं गिन रहा था, मैंने कहा भाई बिस्मिल्लाह करो, तकरीबन उतना ही टाइम लग रहा और उतनी स्पीड से पढ़ा था, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी तिलावत से भी नहीं कर रहा था, बस मैंने इतनी स्पीड में किया इतने टाइम पे, क्योंकि उंगलियों के लिए टाइम सेट हो चुका था, जबान पे 1 2 3 की बजाय मैंने बिस्मिल्लाह चला दिया और कुछ नहीं, लेकिन मेरी जान निकली थी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये जो लंग्स हैं, अगर ये इसकी सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंट के साथ भी आपके हवाले अल्लाह ताला कर देना कि इसको चलाओ बेटा, थोड़ी देर में हो जाएगा काम। ये इतनी बड़ी नेमत है। सिर्फ ये एक ऑर्गन पे मैंने एक वाक़ा सुनाया है, तो आपने इसको सोचा है कॉन्शियसली, तो आपको एहसास हुआ है कि अल्लाह की कितनी अजीम तरीन नेमत अल्लाह ने हमें दी हुई है। फ्री में वर्किंग करिए, कोई बिल भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ना आपको उसमें मेहनत करनी पड़ी है। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं या आगे चलने जा रहे हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट है और इतनी बेनिफिशियल है कि अगर आप लोगों ने और मैंने इस पर अमल कर लिया तो कोई मुश्किल नहीं है, जो भी आप हासिल करना। एक्सेप्शनल कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी ना हो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा हम लोग तकदीर है ना, क्या है वो बनाकर तकदीर का बहाना, एक शेर है बड़ा अच्छा सा। तो भाई ये है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस कॉन्शियस समझ में आ गया, ठीक है। कॉन्शियस माइंड ये है, इसमें हम थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, सब कॉन्शियसली करते हैं, ये सब कॉन्शियसली नहीं होता। किसी चीज़ को एनालाइज करना है तो एनालिसिस भी कॉन्शियसली होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वक्ती तौर पे किसी चीज़ को याद करना, ये भी कॉन्शियस लेवल पे आता है। और भी चीज़ें, सिर्फ 3 यहाँ पे जिक्र की गई है। सबकॉन्शियस माइंड, थिंकिंग पैटर्न एंड मेंटल रूटीन्स। एक है सोचना, एक है सोचने का अंदाज, मेथड क्या है, थॉट प्रोसेस। कहते हैं यार वो अपने हिसाब से सोचता है, ये जो हिसाब है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड है। वो सोचता है, मैं भी सोचता हूँ यार, वो अपने हिसाब से सोच रहा है ना वो, या पता नहीं उसका क्या थॉट प्रोसेस है। जो थॉट प्रोसेस है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड में होता है और ये बन जाता है हमारा मेंटल रूटीन वगैरह। कोर बिलीव्स, हमारे बुनियादी अकायद। कोई भी बड़ा से बड़ा इंसिडेंट हो जाए, कोई आपको आगे से इस तरफ तवज्जो दिला देना, क्या इसमें अल्लाह का हुक्म शामिल था या नहीं, आप बोलोगे हाँ यार था, तो अल्लाह का, अल्लाह के हुक्म के बगैर हो ही नहीं सकता। कोर बिलीफ, पुख्ता बुनियादी अकायद, अल्लाह ताला की ज़ात, ये सब चीज़ें हमारे अपने मज़हब के हिसाब से और लोगों के उनके मज़हब के जो भी हिसाब से, बट कोर बिलीफ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है। आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस, हदीस में भी आते हैं ना, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर जानदार इंसान का बच्चा फितरत पे पैदा होता है, ठीक है। उसके बाद उसके जो वालिदैन होते हैं वो औ युहविदानी ही, या उसको वो यहूदी बना देते हैं, या युमज्जिसानी ही, उसको वो मजूसी बना देते हैं, ठीक है। औ युनसरानी ही, उसको नसरानी बना देते हैं। यानी वो असल में फितरत पे पैदा होता है, उसके माँ बाप उसको यहूदी, ईसाई या मजूसी कुछ भी बना देते हैं, ठीक है। ये हदीस में भी है।
इमोशंस एंड फीलिंग्स, हमारे जो जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं, ये भी सबकॉन्शियस माइंड होते हैं। इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शन जो मैंने अभी आपको बताया, बॉडी फंक्शंस, हैबिट्स, आदत, रिलेशनशिप्स, पैटर्न्स, पर बहुत सारी चीजें, यहाँ तो चंद एक चीजें। एडिक्शन है, किसी चीज की एडिक्शन हो गई, मोबाइल जब तक नहीं उठाएंगे हर थोड़ी देर में मोबाइल चेक करेंगे, हर थोड़ी देर में मोबाइल चेक करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चला गया सबकॉन्शियस के अंदर, कैसे जाता है वो आगे आ रहा है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, प्रोडक्टिव रिएक्शंस, ये सब चीजें, ये 90%। मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, हम चाहते हैं कि एक वक्त में एक से ज्यादा काम करें ताकि टाइम बचे। मल्टीटास्किंग क्या होता है, हम गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जो रूल है वो ये है कि आप गाड़ी चलाते हुए मोबाइल यूज नहीं करना, अलाउ नहीं है। अच्छा, बाज कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में क्या है कि आप हैंड फ्री अलाउ किया है उन्होंने, कि आप हैंड फ्री लगे हुए हो तो आपके हाथ वो हो। अच्छा, ये रिसर्च हुई 2010 से कुछ आसपास, 1-2 साल पहले या बाद में हुई थी, मुझे याद नहीं है अभी, यूएस के अंदर रिसर्च की कि जो एक्सीडेंट्स हुए ना उस पर किस वजह से एक्सीडेंट्स हुए, तो उसमें बताया उन्होंने पता नहीं कितने एक्सीडेंट्स इसमें हुए हैं फोन कॉल्स की वजह से। फोन कॉल्स में क्या होता है, बाद औक़ात कोई ऐसा डिस्कशन हो रहा होता है, इसलिए बहुत हाईली वो लोग इस बात पर जोर देते हैं कि भाई आप ना करें बात, और करना ही है तो कोई अगर क्रिटिकल डिस्कशन है ना तो वो तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारा दिमाग दो तरह से है ना, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस लेवल का ये है, ये 2 बॉक्सेस सबकॉन्शियस लेवल के हैं, और ये 2 बॉक्सेस किसके हैं, कॉन्शियस लेवल के। ये मल्टीटास्किंग है और ये मल्टी प्रोसेसिंग है। दोनों का फर्क क्या है, सबकॉन्शियस लेवल पे मल्टीटास्किंग हो सकती है या नहीं हो सकती, दिमाग जो सबकॉन्शियस माइंड है, इतने सारे काम, इतने सारे ऑर्गन चला रहा है ना वो, तो ये हो सकती है। अच्छा, मल्टी प्रोसेसिंग सबकॉन्शियस लेवल पे हो सकती है, दिमाग एक साथ चीजों को प्रोसेस ज्यादा से ज्यादा चीजों को कर सकता है, तो सबकॉन्शियस लेवल पे कर सकता है, क्या कर रहा होता है, बहुत ज्यादा तेजी से स्पीड से कर रहा होता है। अच्छा, ये बताएं, सवाल तो ये है ना, वो 2 तो आसान है। कॉन्शियस लेवल का बताएं, कॉन्शियस लेवल पे एक वक्त में 2 काम हो सकते हैं, हो सकते हैं। अच्छा, कौन कौन कह रहा हो सकते हैं, हो सकते हैं, यानी बकिया कह रहे नहीं हो सकते, कौन कौन कह रहा नहीं हो सकते। मल्टीटास्किंग, प्रोसेसिंग की बात नहीं हो रही, हो सकते हैं, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग हो सकती है, कॉन्शियस लेवल पे नहीं हो सकता। चलो, इसका मतलब अल्लाह का शुक्र है आपको सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड समझ आ गया है। अच्छा, इन सब की कोई एग्जांपल दें, एक कोई भी दे दे, सबकॉन्शियस की छोड़ दे, कॉन्शियस की दे दे। सबकॉन्शियस तो ऐसी अननोन चीज है। ये मल्टीटास्किंग है। मल्टी प्रोसेसिंग हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। 2-3 कामों के बारे में एक ही वक्त सोचना, नहीं सोच सकते आप, हो ही नहीं सकता। और जो मल्टीटास्किंग है ना, ये भी कैसे होती है अभी आगे आएगा। देयर इज नो सच थिंग एज मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग असल में नहीं होती भाई, जस्ट टास्क स्विचिंग बैक एंड फोर्थ टिल यू गेट एग्जॉस्टेड। जब आप एक वक्त में 2 काम कर रहे होते हैं ना, तो वो एक वक्त में 2 काम नहीं हो रहे होते, दिमाग जल्दी जल्दी स्विचिंग कर रहा होता है। ये क्या ठक्की है, ठक्की है, ठक, दिमाग स्पीड तेज है, दिमाग की बहुत तेज है, तो वो क्या करता है कि स्विचिंग करता है, वो ये फिर ये फिर ये फिर ये जल्दी जल्दी कर रहा होता है। आप 2 काम करें ना, वो जब आपकी तवज्जो एक तरफ, किसी एक तरफ तवज्जो तो एक ही तरफ हो सकती है, लेकिन जो आपके हाथ पांव जो काम करें, टास्किंग कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, स्विचिंग हो रही है। असल में समझ आ गया, स्विचिंग हो रही होती है, ये काम उधर, तो दिमाग। अच्छा, स्विचिंग का फायदा तो होता है कि टाइम बच जाता है, लेकिन नुकसान होता है फोकस आउट हो जाता है। ये जो शॉर्ट्स आ रहे हैं ना, शॉर्ट्स यूट्यूब के, फेसबुक पे शॉर्ट क्लिप्स जो आ रहे हैं, इसने हमारा फोकस बर्बाद करके रख दिया है। इसलिए क्योंकि दिमाग का जो पैटर्न्स होते हैं ना, वो अभी आएगा पूरा आगे, DMRs आगे हम पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, वो उसको आपको नहीं पता होता क्या चल रहा है, लेकिन दिमाग उसको प्रोसेस कर रहा है। जैसे आपको नहीं पता कि दिमाग कौन से किस तरह सिग्नल भेज रहा है, तो हार्ट पंप कर रहा है, लंग्स जो है वो सांस ले रहे हैं, दे रहे हैं, ऐसा आपको नहीं पता चल रहा, बट हो रहा होता है। ए का मतलब ये है कि भाई आपने मल्टीटास्किंग नहीं की, एक काम कर रहे हैं, तो वो देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, ये क्या है कि, बल्कि यहाँ ऐसे भी हो रहा होता है यार, क्या एक ही काम में लगा रहता है, वो देखने में सिंपल लग रहा होता है, बट उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरा होता है वो देखने में बिजी, यार ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, यहाँ भी हाथ फंसा हुआ, वहाँ भी फंसा हुआ, ये भी काम कर रहा है, यहाँ भाग रहा है, वहाँ भाग रहा है, लेकिन रिजल्ट उसके कुछ नहीं होते, बहुत कम होते हैं। ये है DMR का कॉन्सेप्ट, समझ लें। ट्रिगर क्या होता है, DMR क्या होता है, आगे आएगा तो पता चल जाएगा। टाइप्स ऑफ DMR, DMR का मतलब होता है जब हम रोजाना काम कर रहे होते हैं ना, ये वो है। इंस्टिंक्ट DMR कहते हैं वो DMR जो पैदाइशी बच्चे के अंदर इंस्टॉल करके अल्लाह ताला भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जब पैदा होता है, उसको आप दूध देते हैं, वो दूध पीता है, तो उसको चूसना पड़ता है, सक करता है वो, तो वो कैसे करता है, आपने उसको सिखाया होता है क्या, पैदाइशी होता है। मुर्गी का बच्चा अंडे से निकलता है, उसके सामने कोई छोटी सी चूंटी या कोई छोटा सा वो आ जाएगा, कोई बाजरे का दाना इस तरह की चीज आएगी, तो वो खाना शुरू करेगा। और कैसे खाना ये भी पता है उसको, किसने सिखाया उसको, अल्लाह ताला इंस्टॉल करके भेजते। DMRs एक, इसको स्कीमास भी कहते हैं साइकोलॉजी के अंदर, और भी मुख्तलिफ इसके नाम है, ये नाम भी है इसका DMRs। और उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में या सॉफ्टवेयर की, हम क्योंकि यहाँ पर हैं तो हम बोल सकते हैं कि प्रोग्रामिंग हुई हुई है दिमाग की, इस तरह उसको समझने के लिए, लेकिन उसको DMR ही बोलेंगे ताकि हमारा खुद का DMR सेट रहे, वरना हम आगे जाके भी यहाँ से निकलने के बाद भी प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा हो। तो ये DMR है। इंस्टिंक्ट DMR एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा इंस्टिंक्ट DMR कोई बताए, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। छोटा बच्चा जब चीज गर्म होती है तो हाथ नहीं लगा रहता गर्म चीजों को, लगाता के साथ ही हटा लेता है ना, वो तो उसको तकलीफ होती है ना, वो उसकी वजह से हटाता है। बात ये हो रही है ना कि वो कोई जो काम कर रहा है, पैदाइशी बच्चा कौन कौन से काम कर सकता है, रोता है, भूख लग रही है, सो रहा है, हंस रहा है,
ये सारी चीज़ें। हाँ, जानवरों में ये होता है क्योंकि जानवरों का ज़रा रूल अल्लाह ताला ने अलग बनाया है इंसानों के मुकाबले में। जानवरों का रूल कुरान में है, रब्बुल्लज़ी आता कुल्ला शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा किया और उसको पूरी सही वाली उसको हिदायत दे दी, उसको इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम की दुआ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंसानों के लिए लॉ ये है कि वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ, अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला है। ला तालमूना शैआ, एक शै का मतलब है कोई एक एटम, बल्कि इलेक्ट्रॉन, बल्कि क्वार्क जो होता है ना इलेक्ट्रॉन से भी छोटा, तुम उसको भी नहीं जानते हो। इंसान का रूल या इंसान के लिए लॉ ये है, ठीक है। तभी तो अशरफुल मखलूक़ात है कि उसको सीखना पड़ता है, वो सारे सीखे हुए होते हैं। तो इंस्टिंक्ट डीएमआर वो होते हैं सोना, जागना, ये सब चीज़ें करना, रोना, हंसना। दूसरे होते हैं मोटर डीएमआर, फिर थॉट डीएमआर। इंस्टिंक्ट डीएमआर ब्रीदिंग, सांस लेना, ब्लिंकिंग ऑफ आइस, आंखें पलकाना, सब चीज़ें, ठीक है। मोटर डीएमआर क्या होते हैं? मोटर डीएमआर ये होते हैं कि आप एक काम आपने शुरू में नहीं किया, लेकिन जब आप उसको करना शुरू करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सब कंप्यूटर की लाइन से वाबस्ता हैं, कंप्यूटर की फील्ड से। सब लोग ने जब पहली दफ़ा कीबोर्ड देखा था तो वो एबीसीडी तो है नहीं, वो तो QWERTY कीबोर्ड है, QWERTY, नो, कोई तुक ही नहीं बनता सीक्वेंस का। शुरू में ये लगता है कि है पूरा सीक्वेंस है, उसकी उंगलियों के हिसाब से सीक्वेंस है उसका। अच्छा, तो क्या होता है, एक इधर है यार, पहली लाइन में ढूंढ रहे होते हैं, नहीं दूसरी लाइन में मिलता है वो, ओ ए मिल गया, क्या रहा है, बी का बी, अब बी ए के बराबर में होना चाहिए, हम ढूंढते हैं ऊपर, फिर ऊपर से शुरू करते हैं, नीचे मिलता है वो बी सी, बी के बराबर, उसको दबा दें, बी दबा दें, फिर सी ढूंढते हैं, डी ढूंढते हैं। तो वो क्या होता है, शुरू में हमें एक एक ढूंढना पड़ता है, यानी अपना नाम लिखने में भी हमें जो है ना 15-20 सेकंड लगेंगे, और अब लिखने में क्या लगेगा, अपना नाम लिखने में तो 1 सेकंड लगता है ज्यादा से ज्यादा। तो ये जो हो रहा है कि शुरू में आपको एक ABCD ढूंढने में टाइम लग रहा है, अपना नाम लिखने में 15-15, 20-20 सेकंड लग जाते हैं। बाद लोगों से तो लिखा है पर नहीं मिल रहा यार, नहीं मिल रहा, होता है ना ऐसा, क्यों एग्जॉस्ट हो जाता है ना यार, क्या मुसीबत है, क्या लिखा हुआ है भाई, नहीं मिल रहा यार, नहीं कर रहा भाई मैं। आप अपने दादा परदादा किसी के हों और उन्होंने कभी यूज ना कि आपको जरा करवा दें टमाटर क्या लेके बैठ गए। तो ये होता है मोटर डीएमआर, जो हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। वो शुरू में कॉन्शियस लेवल हो रहा होता है, ABCD। अब जब आप अपना नाम लिखते हो तो इतना सोच के लिखते हैं, A यहाँ होगा, B यहाँ होगा, अब मैं गयूर लिख रहा हूँ तो G यहाँ होगा, H यहाँ होगा, A यहाँ होगा, Y यहाँ होगा, U यहाँ होगा, R। मैं तो नहीं सोचता, आप लोग भी नहीं सोचते होंगे, वो ठक करके हो रहा होता है। वो क्या होता है, वो करते कॉन्शियस लेवल से सबकॉन्शियस लेवल में आ जाता है। और जो चीज सबकॉन्शियस लेवल में आ जाती है उसमें आपको ताकत नहीं लगानी पड़ती, सोचना ही नहीं पड़ता, ताकत तो बहुत दूर की बात है। तो आपको वो आदत, वो अतवार, वो रुझानात, वो एहसासात, वो जज्बात जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाए, हम सबको पता है, बट हम कर नहीं पाते, करने में मुश्किल होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो कॉन्शियसली हम कर रहे होते हैं। हाँ, जब वो कॉन्शियस लेवल सबकॉन्शियस लेवल पे आ जाएगा तो आपको उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए बाद लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने तो देखा ऐसे लोगों के साथ रहा भी हूं, उनको गुस्सा नहीं आता, कुछ कर लें आप वो नहीं चीखेंगे, यानी कुछ भी भाई, कुछ भी कर लें उनको गुस्सा नहीं आएगा। जिंदगी बंदा साथ गुजारता है ना। हजरत मौलाना डॉक्टर अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया से पूछा कि कोई हजरत का खास अमल बताएं। डॉक्टर अब्दुल हई आरफी जो थे वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के शेख थे, सोचें क्या वो बंदा होगा। उनसे उनकी जब अहलिया से पूछा गया तो कहने लगे खास आदत मैं क्या बताऊं, लेकिन एक आदत बड़ी अजीब है, 50 साल मेरा उनका साथ है, 50 साल, हम लोगों की उम्रों से तकरीबन डबल है। यानी एक दफा भी मुझे उन्होंने, एक दफा 50 साल में नहीं डांटा, मारना, डांटना ही नहीं, डांटना भी बहुत दूर की बात है। उन्होंने कहा कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, और फिर उन्होंने इससे बढ़कर बात की, कहने मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी उन्होंने मुझे किसी काम का हुक्म भी दिया हो कि मुझे पानी पिला दो। अगर उनका मुझसे पानी मांगना भी होता था तो वो कहते थे कि मुझे प्यास लग रही है, हुक्म नहीं दे रहे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लग रही है। एक दूसरा जुमला कि क्या मुझे पानी मिल सकता है, दूसरा। तीसरा जुमला, क्या आप मुझे पानी पिला सकती हैं। इस तरह मुख्तलिफ जुमले, लेकिन उसमें किसी एक जुमले में भी हुक्म का अंदाज नहीं होता था। हम बीवी छोड़ो, हम तो अपने जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बहन भाई होते हैं कि हमसे थोड़े से बड़े भी होते हैं, उनको भी छोड़ें अगर हम तो माँ बाप पे भी बाद वक़्त झिंझला जाते हैं और चीख जाते हैं। वो भी तो इंसान का बच्चा था और आज के दौर का था, उसके भी 2 ही हाथे इसी कराची में रहता था। वो बीवी से, बीवी का तो ऐसा रिश्ता है जिन लोगों की शादियाँ हो गई हैं, थोड़ा टाइम गुजर गया उनका अंदाजा होगा, अजीब रिश्ता। पहला रिश्ता भी यही है मियाँ बीवी का, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम, हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आखिरी रिश्ता भी जन्नत में इंसान अपनी बीवियों के साथ होगा, इसलिए इसको साहिबा कहा गया। साहिबा का मतलब होता है हमेशा सोबत में रहे, जिसकी सोबत में आप रहो वो आपकी सोबत में रहे। माँ बाप को नहीं कहा गया साहिबा, बाप को साहिब कह देता, माँ को साहिबा कहते, तो कुरान में नहीं कहा गया। बहन भाइयों को क्या कह सकते थे, नहीं, क्योंकि ये शॉर्ट स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर साथ होते हैं, उसके बाद फिर ये लोग आगे निकल जाते हैं, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। माँ बाप भी, बहन भाई, लाइफ पार्टनर जो होती है, इसलिए उसको स्पाउस
बीवी को कहा जाता है, भाई बहन भाई को भी कह सकते थे, वो भी तो लाइफ पार्टनर होते हैं। माँ बाप तो सबसे ज्यादा होते हैं, उनको भी नहीं कहा जाता। तो ये बहुत अजीब रिश्ता है। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हर रिश्ते के मामले में हुकूक बताएं, हर रिश्ते का जिक्र किया है, मियाँ बीवी का भी किया है। वाहिद रिश्ता है मियाँ बीवी का जिसको अल्लाह ने कहा मेरी निशानी है। इतना अजीब रिश्ता है, अल्लाह की निशानी। इसमें आप अपने माँ बाप से बहुत से राज छुपा सकते हैं, बहन भाइयों से छुपा सकते हैं, दोस्तों से भी छुपा लेंगे, बीवी से नहीं छुपा सकते, बहुत मुश्किल है। और छुपाना भी नहीं चाहिए, अगर आप अच्छे इंसान हो तो नहीं छुपाएंगे। अल्लाह ताला ने उनको ऐसी सिफत से नवाज दिया क्योंकि उन्होंने मेहनत की अपने ऊपर, तो वो अपनी बीवी पे भी कभी नहीं चीखे। और यही डॉक्टर अब्दुल आरिफ रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा अच्छा उन्होंने एक समझ लें जिंदगी का लाइफ लेसन है, ये समझो असबाग जिंदगी में से एक बेहतरीन सबक है। वो कहते थे मैं जब भी कोई काम करता हूँ ना, काम करने से पहले थोड़ी देर रुक जाता हूँ। इवन मैं मस्जिद में दाखिल हो रहा होता हूँ, मैं रुक जाता हूँ, नहीं होता दाखिल। आप सोचेंगे क्यों भाई, मस्जिद में दाखिल होने में कौन सा सोचने वाली बात, क्या सोच सकते हैं वो बताओ। मस्जिद में दाखिल हो रहा हूँ ना, चले जाऊँ। नेक काम में देर कैसी, मैं क्यों जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मस्जिद किसका घर है, अल्लाह का। वो कौन है, वो तो पूरी जहानों का मालिक है। बाद थोड़ा सा उसको सोच लिया, अल्लाह ताला की अजमत को थोड़ा सोच लिया, अल्लाह की अजमत को सोचने के बाद एक इंसान की अजीब कैफियत बनती है। उस कैफियत के साथ फिर सुन्नत है मेरे नबी की, हबीब की, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उनको मस्जिद पसंद है। अल्लाह ताला के नज़दीक दुनिया में तमाम बेहतरीन जगहों में सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है। जितनी इनको चीज़ें जिस वक्त जितनी याद आ सकती थी वो सोचते थे। 10-15 नियतें हो गई ना। अब आप सोचें उनकी अल्लाह ताला से कैसा कभी ताल्लुक़ हो रहा है मस्जिद में दाखिल होते वक्त। हम तो ही जाते हैं, एक चप्पल वहाँ फेंकी, एक यहाँ फेंकी और बस अंदर घुस गए। तो हम भी मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं और डॉक्टर अब्दुल आरिफ साहब भी मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। आप मुझे बताएं अल्लाह को कौन पसंद होगा ज्यादा? पसंद तो दोनों ही होंगे, ऑब्वियसली अल्लाह के घर जा रहे हैं, अल्लाह के मेहमान हैं। ज्यादा पसंद कौन होगा भाई? बहुत ज्यादा पसंद होंगे। इसीलिए तो कहते हैं ना, हदीस में आता है ना, लौ अनफक़ मिस्ल उहुदिन ज़हबा, तुम्हारे बाद आने वाली उम्मत उहुद पहाड़ के बराबर सोना भी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देगी ना, माँ बलगा मुद्दा अहादिम बला नसीफा, एक मुट्ठी जौ तुम सदका कर दो और आने वाली उम्मत पहाड़ सोने का बना के सदका कर दे, तुम्हारी मुट्ठी जौ उनके पहाड़ से ज्यादा अल्लाह के नजदीक कीमती है। यह हदीस है, गालिबन बुखारी मुस्लिम दोनों में है, चाहे सित्ता की मुस्तनद तरीन रिवायात में से। सहाबा की के अमल हमारे भी अमल है। सहाबा का देखने वाला हल्का अमल जौ तो दे रहे हैं, और हमारा सोने का पहाड़ किसी के पास भी नहीं होगा। सोने का पहाड़ एक बहुत अजीबी, किसी के पास भी नहीं है। वो पूरा सदका कर दे तो उनके जौ के बराबर नहीं पहुंच रहा। क्यों? इंटेंशंस, नियत। तो ये जो है, हर काम करने से पहले हम सोचें कि कौन से कोऑर्डिनेट में है। ये समझ लें, ये भी दीन ही, ये समझ क्या लें, ये है ही दीन का हिस्सा कि पहले हम सोचेंगे ये काम हमें किस तरफ ले जा रहा है। ये हमें अल्लाह की तरफ ले जा रहा है, रहमान की तरफ, या शैतान की तरफ ले जा रहा है, ये हमें जन्नत ले जा रहा है, हमें जहन्नम ले जा रहा है। ठीक है, तो ये हम अपनी आदत बना लेंगे। उनकी आदत बन गई, वो गुस्सा उनको चीखना आता ही नहीं उनको। तो ये होता है मोटर DMR, चेंजिंग द गियर्स ऑफ अ कार। आप गाड़ी जब पहले ड्राइव कर रहे होते तो कैसे करते हैं, ये 1 इधर है 2 कहाँ लिखा हुआ है भाई, नजर ही नहीं आ रहा, मिट गया, ऐसा हो रहा होता है। मैनुअल कार्स का ऑटोमेटिक में भी होता है, याद करना पड़ता है, D फिर D1 D2 N याद करना होता है। बाद में हाथ सेट हो जाता है। अब कौन सोच के बता रहा होता है कि अब मेरी गाड़ी या बाइक चौथे गियर पे है, तो अब मैं कैसे चलाऊं, तीसरे गियर पे अब किस गियर पे लेके जाना, कोई नहीं सोचता। ठक ठक हाथ ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। तो वो करते 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 मोटर DMR बन जाता है। साइकिलिंग, स्विमिंग, राइटिंग, टाइपिंग, ये सब मोटर DMR है। थर्ड DMR की 2 किस्में, इंस्टेंट ठक करके आ जाती है, रिमेंबरिंग ऑफ द फेस ऑफ अ पर्सन। किसी एक बंदे को आप एक दफा देख लो, फिर दोबारा कभी आकर लगे कहीं देखा है यार, और अगर किसी थोड़ा सा बात करो तो उसका फेस आपको याद हो जाता है। फिर आप उसके नाम भी लेते हो ना, तो आपके सामने विजुअलाइज हो जाता है वो। ठीक है, सलमान को सोचूंगा तो यार ये है लड़का, क्या है, उसको पूरे स्ट्रक्चर आ जाएगा, उस्मान है, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, रिमेंबरिंग द प्लेस ऑफ एन एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हो गया कभी आप नहीं भूलेंगे, उस जगह की चीजें याद रहेंगी आपको। दिमाग सबकॉन्शियसली भी और कॉन्शियसली बहुत हैवीली एक्टिव हो चुका होता है। रेपिटेटिव, एक चीज को आप बार बार सोचते रहे। अर्थमेटिक, इसकी एक एग्जांपल है, 2 + 2, बार बार प्लस 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 करते करते प्लस का DMR सेट हो जाता है। अब प्लस करना सबसे आसान है, फिर माइनस करना आसान है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड। हम लोग कंप्यूटर के से रिलेटेड है, तो हमें इतना सोचना नहीं पड़ता कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। किस चीज के अंदर? इस चीज के अंदर के यार ये कौन सा कोड है, कौन से प्रोग्रामिंग, हमें सब चीजें सोचनी नहीं पड़ती, ठक करके आ जाता है। डिजाइनर होगा ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो जो ग्राफिक्स वाला बंदा जितना अच्छे तरीके से कर सकता है, दूसरा बंदा नहीं कर सकता। तो ये इस तरह DMRs बनते रहते हैं। थॉट अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी खास बंदे के मुतालिक आपके कोई ख्यालात हैं, अबाउट अ प्लेस, ये सब चीजें बन जाती हैं। अबाउट अ कम्युनिटी, हाँ, ये सब कॉन्शियस बन जाता है। यानी कि ये तो पहले से होता है, इंस्टिंक्ट ये बनता है। थॉट में ये अल्लाह ताला ने इंस्टॉल करके भेजे होते हैं दोनों तरीके, कोई इस तरीके से भी चल रहा है, इस तरीके से भी चल रहा है। ये बार बार करने से होता है और ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है।
आपकी मेंटल रूटीन्स की किस्में कितनी है, तो ये टोटल 3 है, या 3 को इस तरह कर लें तो 4 है ये। Whatever we feed to our subconscious mind and nourishes it with the repetition and again will one day form our personality। जो चीज़ हम सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक दफ़ा डाल देते हैं और उसको हम नरिश करते हैं, यानी उसकी हम तरह से यूँ समझ लें, उसको हम नशोनुमा करते हैं, परवरिश करते हैं बार बार उसको करने से, तो क्या होता है वो हमारा वो बन जाता है, हमारे बिहेवियर तो बनता है, हमारी शख्सियत ही वो बन जाता है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात से अपने DMRs को करना चाहिए। और बिहेवियर क्या होता है, कॉन्शियस थॉट्स प्लस इंस्टिंक्ट DMRs, हमारा सोचना, उसके बाद जो पैदाइशी DMRs हैं उसको, उसके साथ मोटर DMRs और उसके साथ थॉट DMRs, ये 4 चीजें मिलती हैं तो हमारा क्या बनता है, बिहेवियर। तो हम अपने बिहेवियर को अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो हमें इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। इंस्टिंक्ट पे आप कुछ नहीं कर सकते, ये फितरत है, इसी को फितरत कहते हैं, और इन सब चीजों पे आप काम कर सकते हैं, और इंस्टिंक्ट को आप छेड़ भी नहीं सकते, काम करना तो बहुत दूर की बात है। बगैर इन सब पे हमें काम करना भी चाहिए, करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यही वो चीज़ है, इसमें हम इसके अंदर कोई भी चीज़ आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मोटर DMR में जो चाहे इंस्टॉल कर लें, कोई गालियाँ इंस्टॉल करता है, कोई तिलावत इंस्टॉल करता है, कोई जिक्र इंस्टॉल करता है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास में मिलने गया, मुझसे बात कर रहे थे, वो बात कर रहे हैं मुझसे, तो जब मैं बोल रहा हूँ तो उनको तो कुछ नहीं बोल रहा ना, मेरी बात सुननी है, तो उनको पता है DMR क्या बना हुआ था, वो यूँ कर रहे थे, मुझसे बात करना करा, मैं जो बोल रहा हूँ लेकिन होड़ उनके चल रहे, तो वो क्या चल रहा था, जिक्र कर रहे थे। शुरू में प्रैक्टिस में टाइम लगता है, वो जोर से थोड़ी पढ़े थे, वो अपने दिल में उनकी आदत है। हदीस में आता है कि अपनी ज़बान को हमेशा हर वक्त जिक्र से तरोताज़ा रखो, वो उस हदीस पर अमल कर रहे हैं। वो क्यों अपने ये टाइम जो उनको मिल रहा है अपनी ज़बान की नेकियां लिखवाने में, उनका अब तवज्जो इधर नहीं है कि वो अपने क्या बोलने, और अल्लाह सुभान अल्लाह अगर वो पढ़ रहे तो बड़ा सोच के, वो उनकी तवज्जो मेरी तरफ है, क्योंकि इस वक्त मेरा हक बनता है कि वो मुझे तवज्जो दे। वो फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ मेरी बात सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी बात नहीं सुन रहे, बहुत तवज्जो के साथ उनका पूरा फोकस भी मेरी तरफ। तो और ये सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, अगर यूं बैठे होते थे ना, ऐसे बैठे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इधर से कोई सलाम करता, तरीका क्या है, जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे होते पूरा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि, क्या हाल है, ठीक, पूरा मुड़ जाते थे ताकि सामने वालों को अहमियत भी हो। और जो हमने पीछे पढ़ा है ना, एक वक्त में ज्यादा काम करने से क्या होता है, दिमाग का फोकस आउट होता है, फोकस हमारा आउट इसी हरकतों की वजह से हो रहा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का DMR क्या सेट था, अगर इस लैंग्वेज में बात की जाए, कि फोकस एक ही तरफ रखना है। उसने सलाम किया ना, उसको जवाब देना, तो ये कौन सा तरीका, हाँ वालेकुम सलाम, बाद में क्यों करते हैं, हाँ वालेकुम सलाम, बाद हाँ वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, पूरा घूमे, फुल फोकस किया, उसको तवज्जो दी, वो भी सोचता है मुझे कितनी अहमियत दी। एक दूसरी चीज़ क्या है कि जब एक चीज़ को अहमियत दी जाती है तो आपकी तवज्जो भी तो चले गई। और हदीस में आप लोगों ने सुना होगा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ हंस रहे खेलने बोल रहे हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, ये उनकी कोई बात में से घर की किसी फर्द की रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हमारे साथ हंस रहे बोल रहे खेल रहे होते हैं, तफरियाँ कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, घोड़ा बनने आसान हुसैन को बिठाया हुआ घूम रहे, चक्कर लगा रहे हैं, बच्चों के साथ जैसे खेलते हैं, सारे आलम के सरदार होकर कर रहे हैं ना। ये अजान होती है, क्या वो फरमाती है, ऐसे बदल जाते थे जैसे हमें जानते ही नहीं है ये क्या हुआ है। इधर था ना फोकस, जब अल्लाह ने बोल दिया ना अल्लाह अकबर, अजान की आवाज़ आ गई, पूरा फोकस, अब तुम कौन और मैं कौन, पूरा फोकस अल्लाह की तरफ, कुछ भी कर रहे हैं, उठे चलो भाई नमाज के लिए चले गए। जो काम जिस वक्त कर रहे हैं उसको उसी पूरी तनदही के साथ करना सुन्नत नबवी है। इसीलिए आप दुनिया में जो सक्सेसफुल लोगों की आप अगर किताबें भी पढ़ लें, सिर्फ एक किताब की बिहेवियर तो छोड़ ही देना, सिर्फ किताब की भी एग्जाम्पल दूं तो वो जिस मौजू पे लिखेंगे ना उस मौजू पे एंड कर देंगे, और ऐसा लगेगा कि इसी मौजू पर उनकी सारी ज़िंदगी लगी है। और चंद शख्सियात हैं करीब के दौर की, मैं 2 शख्सियात का नाम लेता हूँ, मैंने उनकी जितनी किताबें पढ़ी है ना, तो जो किताब जिस मौजू पे थी ना, ऐसा लग रहा था उन्होंने पूरी ज़िंदगी 80-90 साल इसी फन में गुजारी है, तभी इतनी शानदार किताब लिखी है। एक मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम, दूसरे डॉक्टर महमूद अहमद गाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इंतकाल हो गया उनका, 2010 में इंतकाल हुआ गालिबन। आप उनकी जो किताब उठा लें ऐसा लगेगा उस बंदे ने सारी ज़िंदगी, इनकी महाज़रात ही पढ़ लें, कहते हैं ऐसा लगता है सारी ज़िंदगी मैं उसको वो किया, जब कुरान पे बात कर रहे हैं, तफसीरों पे बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है सारी ज़िंदगी 50 साल इसने तफसीरें ही पढ़ाई हैं, हदीस पे बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है सारी ज़िंदगी वही किया है। और भी हैं कामयाब, और आज के दौर में और भी लोग हैं, यहाँ सलेमान साहब आते हैं, आप लोगों की मुलाकात भी कभी हुई होगी, इनके साथ तो मैं बहुत करीब से इनको देखा है। ये जिस चीज़ पर जब बात कर रहे होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि इसकी सारी इस बंदे की ज़िंदगी इसी चीज़ में गुजरी है, इसी से मुताल्लिक़ सारी किताबों के वो जो हवाले देंगे, किताबें बताएंगे, अगर सारे इस बंदे ने यही काम किया, तो ये सुन्नत है, इसीलिए बरकत आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिहाद के आप पढ़ें ऐसा लगेगा सारी ज़िंदगी मकसद सिर्फ जिहाद ही था, तबलीग पढ़ें ऐसा लगेगा सारा मकसद सिर्फ तबलीग ही था, अल्लाह ताला से लौ लगाने की बात करें ऐसा लगेगा सारा मकसद सिर्फ अल्लाह से लौ लगाना ही था, घर वालों के साथ खेल कूद करें तो ऐसा लगेगा घर वालों के साथ खेल कूद ही मकसद था।
जिक्र करना था, सारा जिक्र ही मकसद था। तो ये होता है फोकस का फ़ायदा। मेरा ख्याल है ये यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं। ये जुमला याद रख लें, अवर बिहेवियर इज़ द प्रिजनर ऑफ आवर DMRs। हमारा बिहेवियर, हमारी तमाम चीज़ें हमारे DMRs के कैदी होते हैं। इस पर हम अपनी बात ख़त्म करते हैं कि वॉच योर थाट्स बिकॉज दे बिकम योर वर्ड्स। अपने ख्यालात को सही तरीके से अपनी निगहदाश्त में रखें, अपने उसमें रखें, कंट्रोल में रखें। अपने ख्यालात को कंट्रोल में रखें क्योंकि वो आपके अल्फाज बन जाते हैं। अपने अल्फाज को कंट्रोल करेंगे, बोलने से क्या होता है, वो आपके एक्शंस बन जाते हैं। वॉच योर एक्शन बिकॉज दे बिकम योर हैबिट्स। वॉच योर हैबिट्स बिकॉज दे बिकम योर कैरेक्टर। एंड वॉच योर कैरेक्टर बिकॉज दे बिकम योर डेस्टिनी। ये आपकी मंजिल होती है। दुनियावी एतबार से भी कैरेक्टर अच्छा है तो मंजिल अच्छी है, और उखरवी एतबार से भी कैरेक्टर अच्छा है तो मंजिल अच्छी है, जन्नत है, अल्लाह की रज़ा है। वरना अल्लाह बचाए वो मंजिल ही हमारी फिर ख़त्म है, यानी हमारा मकसद मंजिल सब ख़त्म है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने DMRs को कंट्रोल में रखें और अच्छे DMRs डेवलप करें। ये कैसे डेवलप होते हैं और बुरे DMRs कैसे ख़त्म होते हैं, ये इंशाल्लाह हम बाद के सेशन में पढ़ लेंगे। तो जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम निकाला आए, और इजाज़त है फिर। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।